सभी को प्रणाम। सच्ची बातें खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं ये निवेदन रोज करूंगा कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि जारी होने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। आज घटनात्मक खबरों से लग के थोड़ा सा एक अलग ट्रैक की बात मैं करने जा रहा हूं। यूपी की राजनीति पूरे देश के राजनीति को कमांड करती है। तो यूपी में क्या और इस समय राजनीति में ओबीसी समाज विमर्श के केंद्र में है और ओबीसी समाज दिग्भ्रमित है, वो बटा हुआ है। शायद इसका कारण उसे अपनी ताकत का एहसास न होना भी हो, क्योंकि अभी तक जाति जनगणना तो हुई नहीं। जब तक जाति जनगणना नहीं हो जाएगी हमें कैसे आभास होगा कि हम सरकार गिरा सकते हैं और सरकार बना भी सकते हैं। तो आज का मुद्दा यही है, भविष्य में कौन होगा सामाजिक न्याय का झंडा बरदार। भविष्य में कौन होगा सामाजिक न्याय का झंडा बरदार। साथियों, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और रामविलास पासवान का निधन हो चुका है। ये तीनों बीपी सिंह के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति की धुरी थे। लालू प्रसाद यादव बीमारी के कारण सक्रिय राजनीति से अलग हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी की भी अपनी व्यवस्था है, 72 साल के हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि राष्ट्रीय फलक पर भविष्य में सामाजिक न्याय के लिए आवाज कौन बुलंद करेगा। सवाल उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। जब मुलायम सिंह नहीं रहे, रामविलास पासवान जी नहीं रहे, शरद यादव जी नहीं रहे, लालू प्रसाद यादव जी सक्रिय राजनीति से अलग हो गए हैं और कोई नाम तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन आवाज बुलंद करेगा, इसका झंडा बरदार कौन बनेगा। मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और रामविलास यादव, लालू प्रसाद यादव, ये सारे लोग जेपी आंदोलन की उपज है। इन लोगों ने सत्ता के लिए चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन सामाजिक न्याय की बात हमेशा करते रहे, इसके प्रति प्रतिबद्धता से कभी पीछे नहीं हटे। अब सामाजिक न्याय के आंदोलन को एक ऐसे नेता की जरूरत है जो पिछड़े वर्ग का हो, अच्छा वक्ता हो, उसकी उम्र ऐसी हो कि वह आने वाले 25-30 साल तक सक्रिय राजनीति में बना रहे। मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान में तुलना करें तो इनमें मंडल पुरोधा का विशेषण सिर्फ शरद यादव जी को मिला। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए शरद यादव ने तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह पर काफी दबाव बनाया था। जनता दल की सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद प्रधानमंत्री बीपी सिंह और उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बीच मनमुटाव शुरू हो गया था। यह इस हद तक पहुंचा कि देवीलाल को सरकार से अलग होना पड़ा और सरकार गिराने की साजिश में वे जुट गए। इसके बाद देवीलाल ने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए एक रैली का आयोजन किया, जिसमें जनता दल के अपने समर्थक नेताओं को वो बुलाना चाहते थे। देवीलाल की इच्छा थी कि शरद यादव भी इस रैली में आए। बस इसी का फायदा शरद यादव ने बीपी सिंह से उठा लिया, कह दिया उनसे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर सरकारी नौकरियों में पिछड़ों को 27% आरक्षण दें, नहीं तो देवीलाल के साथ चले जाएंगे। इसका प्रमाण है इस पर बीपी सिंह के जीवन पर लिखी किताब द डिस्ट्रीब्यूटर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शूक इंडिया में विस्तार से इसका जिक्र है कि शरद यादव जी ने कैसे दबाव बनाया और बीपी सिंह ने कैसे मंडल कमीशन को लागू किया। खैर, दबाव में ही सही, बीपी सिंह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर मंडल मसीहा कहे जाने के हकदार बन गए और इसके लिए दबाव बनाने वाले शरद यादव जी मंडल पुरोधा। अब न बीपी सिंह है और न शरद यादव। मुलायम सिंह यादव जी भी यही चाहते, मुलायम सिंह यादव जी भी यदि चाहते तो पिछड़ों के नेता बन सकते थे, लड़ाके थे, लेकिन उनके समाजवाद का मतलब कुछ और था। वह सिर्फ एक जात के नेता बनकर रह गए। समाजवादी होते हुए भी सिर्फ एक जाति के नेता बनकर रह गए
उन्हीं के नक्शे कदम पर उनके सुपुत्र अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। 2012 से ही उनको सक्रिय राजनीति में देखा जा रहा है। 2012 से 17 तक अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। अभी तक की इनकी राजनीति में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिससे कहा जा सके कि वो भविष्य में सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करने लायक हैं। रामविलास पासवान तो रहे नहीं, उनके बेटे चिराग से भी रोशनी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार जी सामाजिक न्याय का झंडा उठाने लायक जरूर हैं। तमाम विरोधों को दरकिनार कर बिहार में जाति जनगणना शुरू कराकर उन्होंने साबित किया है कि वे वंचित तबके के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन उनकी उम्र इसकी इजाजत नहीं दे रही है। ज्यादा संभावना है कि 2024 के संसदीय चुनाव के बाद वे सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। 72 साल के हो चुके हैं। 2029 के चुनाव में वो 77 साल के हो जाएंगे। उन्होंने कोई नई पीढ़ी भी अपने लिए अपनी विरासत सौंपने के लिए भी किसी को तैयार नहीं किया है जो आगे चलकर बड़ा बने और अपनी छाया में सामाजिक न्याय के सिपाहियों को जोड़कर मंडल विरोधियों को टक्कर दे सके। एक बात और गौर करने वाली है, हिंदी पट्टी का ही कोई नेता ऐसा कर सकता है, चाहे यूपी का हो चाहे बिहार का। राष्ट्रीय फलक पर पिछड़ों की आवाज केवल हिंदी पट्टी का नेता बन सकता है, क्योंकि इसके उदाहरण हैं। एच.डी. देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो सब जगह स्वीकार्य नहीं है, और भी तमाम लोग। क्योंकि उत्तर प्रदेश, इसका कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की 80, बिहार की 40, मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11, झारखंड की 14, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जिसका दबदबा होगा देश में राज वही करेगा, यह तय है। इन प्रदेशों को हिंदी पट्टी का ही नेता सामाजिक न्याय की अवधारणा को सरल भाषा में, या यूं कहें कि उनकी भाषा में ही समझा सकता है। कहा गया है ना कि सीखने के लिए अपनी भाषा और सिखाने के लिए सीखने वाले की भाषा उपयुक्त होती है। रात, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है साथियों, रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो लेकिन सुबह होती ही है। अंधेरे की भी अपनी रोशनी होती है। इसको दूसरी भाषा में भी समझा जा सकता है कि अंधेरा नहीं होगा तो रोशनी का आभास कैसे होगा। उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की राजनीति में तेजी से उभर रही नेता अनुप्रिया पटेल उम्मीद की किरण हैं। अपना दल एस की नेता हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष। संसद में व संसद के बाहर ओबीसी व एससी एसटी के मुद्दे को लेकर मुखर रहती हैं। अभी उनकी उम्र 40 के आसपास है, मतलब वे अभी 30 साल तक फिट रहकर ओबीसी का नेतृत्व कर सकती हैं। पढ़ी लिखी हैं, अच्छी वक्ता हैं। बिल्कुल शरद यादव की तर्ज पर वह अपनी ताकत का एहसास समय समय पर एनडीए सरकार को कराती रहती हैं। जैसे शरद यादव ने बीपी सिंह से मंडल आयोग की रिपोर्ट को दबाव बनाकर लागू करा दिया, वैसे ही अनुप्रिया पटेल भी एनडीए सरकार पर दबाव बनाकर पिछड़ों के हित में काम करा ही लेती हैं। थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि लोकसभा में अभी इनकी पार्टी का संख्या बल 1984 वाली बीजेपी के बराबर ही है। वर्ष 84 में आम चुनाव में बीजेपी को लोकसभा की सिर्फ 2 सीटों पर विजय मिली थी, एक गुजरात से तथा दूसरी सीट आंध्र प्रदेश की थी। 30 साल बाद 2014 के चुनाव में उसी बीजेपी को 282 सीटें मिली। तो धैर्य रखने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली को खत्म कराने के लिए एनडीए की बैठक में अनुप्रिया पटेल ने मजबूती से पक्ष रखा था। नवोदय व सैनिक विद्यालयों में भी ओबीसी बच्चों के प्रवेश के लिए 27% आरक्षण की पैरवी की, लागू भी हुआ। स्वतंत्रता सेनानी राजा जयलाल सिंह और गया प्रसाद कटियार की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए डाक टिकट जारी करवाया। मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट में आरक्षण के लिए आवाज उठाई। इसी तरह से जहां भी उनको लगता है कि पिछड़ों की अनदेखी हो रही है, आवाज जरूर उठाती हैं। ज्यादातर मुद्दों को दबाव बनाकर हल भी करा देती हैं, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अनुप्रिया साथ हैं तो क्या स्थिति है, न साथ रहेंगे तब क्या स्थिति होगी। लेकिन
सारी अच्छाई ही नहीं है अनुप्रिया पटेल में, कुछ कमियां हैं। इसी के चलते उनसे पूरा ओबीसी समाज जुड़ नहीं पा रहा है। एक कमी है कि कोई भी नया आदमी आता है तो उस पर इतना अटूट विश्वास करने लगते हैं अपना दल के शीर्ष लीडरान कि फिर समर्पित कार्यकर्ताओं को पीछे हटना पड़ता है। विधानसभा चुनाव के बाद जब 12 सीटें मिली तो ये पार्टी इतना आत्ममुग्ध हुई क्योंकि लोग तेजी से जुड़ रहे थे, तेजी से बढ़ती हुई पार्टी थी, लोग जुड़ रहे थे, लेकिन आत्ममुग्धता में संगठन का काम पीछे छूट गया। मंत्री पद के फेर में संगठन खत्म हो गया। आज भी चुनाव में बमुश्किल आम लोकसभा के आम चुनाव में 1 साल बाकी है, लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति के कुछ सदस्यों के अलावा सारी प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, कुछ नया जिलाध्यक्ष बनाए गए। अभी तक 70% से ज्यादा पदाधिकारी कार्यवाहक हैं। बैठकों में पार्टी की जो जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय, जोन स्तरीय जो बैठकें होती हैं उनमें भी कार्यकर्ताओं का आना कम हो गया है। यदि और लखनऊ में अपने नेताओं से भी मिलने वालों की संख्या कम हो गई है। इसके कारण पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को विचार करना होगा। यदि शीघ्र विचार करके जो कमियां हैं उनको दूर करके जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनको उचित महत्व देते हुए अगर काम नहीं किया गया संगठन का, तो जो नारा लगता है उसका तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ओबीसी समाज, SC ST समाज जो अपना भविष्य देख रहा है वो अंधेरा ही दिख रहा है। कोई स्पष्ट तस्वीर नजर नहीं आ रही है कि हमारा नेता कौन होना चाहिए। यही दिक्कत है आज की राजनीति में। अभी पिछड़ा समाज दलों के दलदल में फंसा हुआ है। दलों के दलदल में कोई इधर है, कोई उधर है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मंडल कमीशन लागू होने से उसको जो मिला है वह कब तक कायम रहेगा। इसे खत्म करने की साजिशें तो अहरनिश जारी हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल को मनसा वाचा करना, यह जताना होगा कि सामाजिक न्याय की राजनीति में आने वाली रिक्तता को वे भर सकने में सक्षम हैं। फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो सक्षम है। यदि वो वाकई ओबीसी समुदाय की का लीडर होने का दावा करती हैं तो अपने मन, वचन और कर्म से दिखाना होगा कि नहीं, वो इस रिक्तता को भरेंगी और ओबीसी समुदाय का नेतृत्व करेंगी। ओबीसी के साथ वंचित तबके के मतदाताओं को भी जाति पार्टियों के दायरे से बाहर आना होगा। एक चीज समझ लीजिए, यदि नेता आपके मानक पर खरा नहीं उतर रहा है तो आप जात बिरादरी कतई न देखिए। यदि जाति पार्टियों के दायरे से बाहर नहीं आइएगा तो आरक्षण ही नहीं, इनके इतिहास का भी खतरे में पड़ना तय है। अनुप्रिया की पार्टी को भी लोग जाति करार देते हैं, लेकिन उनकी पार्टी तेजी से इस मिथक को तोड़ने में भी जुटी है। इस पार्टी में 2 सांसद हैं, एक स्वयं अनुप्रिया जी, दूसरे जनजातीय समुदाय के पकौड़ी लाल को। इसी तरह से 12 विधायक थे, एक विधायक गुजर गए। 12 विधायकों में कुर्मी जात के सिर्फ 5, अनुसूचित जात के 5, एक सोनार व एक ब्राह्मण। अनुसूचित जात के राहुल प्रकाश कोल जी का अभी दुखद निधन हुआ है, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। यही कारण है कि इस पार्टी का तेजी से विस्तार होना शुरू हुआ था, लेकिन नेतृत्व शायद नहीं चाहता कि पार्टी का विस्तार हो, वो संतुष्ट है। ऐसे में हम कैसे देख सकते हैं इस पार्टी में, जब संगठन का विस्तार नहीं होगा या आप संतुष्ट हो जाएंगे तो हम आप में भविष्य कैसे देखेंगे।
ओबीसी समाज कैसे भविष्य देखेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आगे ओबीसी समाज, एससी एसटी समाज के लिए बहुत घना अंधेरा है। नीतीश कुमार जी से उम्मीद है, यदि उम्र की थकान या उम्र जनित बीमारियां उन पर हावी नहीं होती हैं, तो एक बार पूरे देश में ओबीसी समाज का नेतृत्व करने लायक हैं। अनुप्रिया पटेल जी में भी है, सिर्फ 2 नेता दिखाई दे रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार से, अनुप्रिया पटेल जी उत्तर प्रदेश से। अनुप्रिया पटेल को, जैसा मैंने कहा, मनसा वाचा कर्मणा से यह साबित करना होगा, बताना होगा कि नहीं, हम आपका नेतृत्व करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम। आप चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले।